हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम देखे थे अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट और वहाँ पे बताया गया था, समझाया गया था उसका कंप्लीट फील कि होता क्या है, ड्रिफ्ट वाला प्रोसेस कैसे होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। ओके, तो आज एक नया फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे और इसे भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी मान के चलते हैं। ओके, तो ये क्वांटिटी है करंट डेंसिटी। ओके, यहाँ पे उसके बारे में नॉर्मल आइडिया कुछ लिखा है, नोट कर सकते हैं। करंट डेंसिटी सीरीज सिंबल यूज करेंगे J और यहीं से ये पता चल रहा होगा दिस एरो मार्क, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। पर इसको कैसे डिफाइन करेंगे और क्या होता है इसका मीनिंग, वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। करंट डेंसिटी एक्चुअली में मिलता है किसी पॉइंट के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन करंट डेंसिटी निकालेंगे एक कंडक्टर के अंदर एक एरिया कंसीडर करेंगे। ओके, इमेजिनरी एक एरिया कंसीडर करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उस एरिया के ऊपर किसी पॉइंट पे हम करंट डेंसिटी निकालते हैं। किसी पॉइंट पे, सीरीज करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट बोला है, एक पॉइंट का ये फंक्शन है, ठीक है। तो देखो एक चीज, करंट स्केलर क्वांटिटी है पर करंट डेंसिटी उस पॉइंट के लिए पर्टिकुलर निकलता है, इसलिए उसको एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ही हम ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो होता क्या है कि एक कंडक्टर में किसी पॉइंट पे अगर हमें करंट डेंसिटी को डिफाइन करना है तो वो ये होगा कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट एट दैट पॉइंट। जैसे कि ये कंडक्टर होता है सीरीज, ये ऐसे कंडक्टर होता है, यहाँ पे इस कंडक्टर में ये है करंट फ्लो का डायरेक्शन, ठीक है। इस तरफ ये कन्वेंशनल करंट बोल रहे हैं, दैट मींस यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, तो करंट उसके ऑपोजिट में, कन्वेंशनल करंट इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये करंट का डायरेक्शन है। तो उस कंडक्टर में हम अगर एक एरिया कंसीडर किए, सीरीज एरिया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उस एरिया के ऊपर किसी पॉइंट पे अगर हमें करंट डेंसिटी को डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक यूनिट एरिया कंसीडर करेंगे। इस एरिया के ऊपर एक यूनिट एरिया, ठीक है, और उस यूनिट एरिया के साथ ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, नॉर्मल और परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे ये एरिया है, ये वाला एरिया, तो ये होना चाहिए कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है और वो एरिया करंट के डायरेक्शन के साथ ऐसे नॉर्मल रहना चाहिए। तो हम J को डिफाइन करेंगे, दैट इज I/A, पर यूनिट एरिया बोल रहे हैं, करंट पर यूनिट एरिया, इसलिए J इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय दैट एरिया। ओके, उस एरिया के हर एक पॉइंट पे ये होगा करंट डेंसिटी, ठीक है, जो एरिया कंसीडर की है उस एरिया के हर एक पॉइंट पे। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, उस एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर होगा, सीरीज ए, एरिया वेक्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी गॉस लॉ में। तो एरिया वेक्टर और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए यहाँ पे डिफाइन करने के लिए, ठीक है। एरिया वेक्टर और कन्वेंशनल करंट का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। तो उस सरफेस, उस एरिया में किसी पॉइंट पे हम ऐसे करंट डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, I/A। तो इस हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है कि एक पॉइंट पे निकालते हैं, वो पॉइंट जिस एरिया में होता है, जिस एरिया में लेते हैं, वो एरिया का मैग्नीट्यूड डिवाइड होके करंट के साथ करंट डेंसिटी मिलता है हमें। ओके, तो ये वाला भी कंसेप्ट हमें याद रखना चाहिए कि करंट के साथ उस एरिया का एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में भी होना चाहिए, इसलिए तो ये डेफिनेशन यूज किए हैं, नॉर्मल वाला वर्ड यूज किए हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग I/A ही करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट निकाल सकते हैं एम्पियर, ये मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट हो गया।
ओके, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और डायरेक्शन इसका कहाँ पे होगा, अलोंग दैट कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो हम ऑलरेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होता था I इक्वल टू NA/NEA/VD। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये था क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ऐसे हम रिलेट करते थे। तो अगर यहाँ पे इसको यूज कर दिए तो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, डिवाइडेड बाय ए करेंगे तो NEVD, पर वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे लिखे हैं J इक्वल टू NEVD। ठीक है, J इक्वल टू NEVD। यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि ये NE मिल के तो ये एक स्केलर बना, J वेक्टर है, VD वेक्टर है, तो यहाँ पे कोई ऐसा बोल सकता है कि नहीं, J और VD का डायरेक्शन तो एक ही होना चाहिए। J और VD का डायरेक्शन मतलब ये जैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो VD का भी तो डायरेक्शन इसी तरफ होगा ना, इसी तरफ ही होगा। पर यहाँ पे बोल रहा है कि करंट के साथ डायरेक्शन होता है J का, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो दोनों का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। पर ऐसा डाउट मत रखना, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है तो E की जगह पे प्रॉपर होगा। अगर हम माइनस लिखेंगे आगे तो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो उस चार्ज के साथ करंट का डायरेक्शन सेम होता, तब ये कंफ्यूजन नहीं रहता, तब वहां पे हाँ ठीक है VD और J का डायरेक्शन सेम है। पर इलेक्ट्रॉन के केस में VD और J का डायरेक्शन ऑपोजिट है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो ज्यादा परफेक्ट दिखेगा, ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए। क्लियर है ये बात? तो ऐसे हम इसको वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो पूरा हम पर्टिकुलर केस ले लिए हैं कि वो जो एरिया है करंट के साथ वो परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर और करंट एक ही डायरेक्शन में है। पर अगर दूसरा एक एरिया कंसीडर करें जो कि कन्वेंशनल करंट के साथ एक ही मतलब परपेंडिकुलर ना हो तो क्या होगा? ओके, सपोज केस कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक एरिया कंसीडर करते हैं सीरीज, ये करंट का डायरेक्शन ऐसे ही लिए हैं जो लिए हैं I। ठीक है, सपोज एक ऐसा एरिया एक तो कंसीडर किए इन दिस वे, एक ऐसा एक तो एरिया। ओके, एरिया ऐसा ना होके ऐसा है। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे बनेगा। अब इस तरफ तो नहीं बन सकता, सरफेस के साथ पर नॉर्मली रहता है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर ए कुछ ऐसे बनेगा इस तरफ। ठीक है, सपोज ये एरिया वेक्टर इस करंट के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाया है। एरिया को हम ऐसे लिए हैं, ये एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो एरिया वेक्टर करंट के साथ थीटा एंगल बनाया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे करंट डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए फिर से हमें वो वाला एरिया वेक्टर लेना होगा जो करंट की अलोंग हो। डिफाइन तो वही किए है ना कि एरिया, सरफेस एरिया करंट के साथ, कन्वेंशनल करंट के साथ नॉर्मली रहना चाहिए वो एरिया, मतलब एरिया वेक्टर करंट एक डायरेक्शन में रहना चाहिए डिफाइन करने के लिए। पर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे कि एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट, सीरीज एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट I किस अलोंग है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर ये एरिया A है तो I के अलोंग रहेगा एक cos थीटा वाला कंपोनेंट। क्लियर है? अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हम J को लिख सकते हैं I डिवाइडेड बाय A cos थीटा लिखेंगे आप। ओके, तो इस एरिया के ऊपर किसी पॉइंट पे अगर हमें निकालना है तो I बाय A cos थीटा होगा करंट डेंसिटी इस एरिया के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो I इक्वल टू जे ए cos थीटा हो गया, I इक्वल टू जे ए cos थीटा। अब ये जे ए cos थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल टू जे डॉट ए। अब जे भी एक वेक्टर है और ए एरिया वेक्टर है वो, तो जे डॉट ए ये तो स्केलर है और डॉट प्रोडक्ट में स्केलर ही मिलता है, तो जे डॉट ए ऐसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो ऐसे हम अगर एरिया परपेंडिकुलर ना भी हो, एंगल से हो, तो भी हम कंपोनेंट निकाल के एरिया वेक्टर का ऐसे करंट डेंसिटी को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई स्मॉल एरिया है, अगर डेरिवेटिव फॉर्म में भी देखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल करंट इक्वल टू जे डॉट ds, ऐसा भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव फॉर्म में। और स्मॉल एलिमेंट
एरिया का अगर स्मॉल एलिमेंट अगर लिए हैं तो उसके थ्रू, अब एलिमेंट भी है तो क्या हुआ, हर पॉइंट पे सेम ही होगा, उस एरिया जो एरिया क्रॉस सेक्शन लेंगे हर पॉइंट पे जे तो सेम ही होगा, ठीक है। तो उस एलिमेंट पे भी जे तो उतना ही रहना है, और उस स्मॉल एलिमेंट पे करंट का अमाउंट अगर डी आई है तो उसको लिख सकते हैं जे डॉट डी एस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था करंट डेंसिटी का। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्लास में आप और कुछ बात जानेंगे करंट से रिलेटेड, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ओके, मैं यहीं पे बोल देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास होगा ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ पढ़ चुके हम प्रीवियस क्लासेस में, पर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ही मान के चलेंगे उसको, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत फंडामेंटल, बहुत ही यूजफुल लॉ है वो, ओम्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे। तो यह करंट डेंसिटी के बारे में क्लियर है।